स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बहनों का, मित्रों का, आपके अपने ही चैनल RK ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी लोग हिंदी की कक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और आशा ही नहीं, हमको विश्वास भी है कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की परीक्षा होगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको अच्छे अंक लाने से रोक सके, है ना। और इसी तरह से निरंतर प्रयास आपको करना भी चाहिए। अच्छी बात है, निरंतर प्रयास करने से ही एक दिन मंजिल मिलती है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि सफलता रोज नहीं मिलती, सफलता एक बार मिलती है। व्यक्ति रोज रोज नहीं सफल होता, कोई व्यक्ति जीवन में एक बार सफल होता है और वही एक सफलता ही हर असफलताओं पर भारी होती है। इसलिए अपने मन में हमेशा सोच रखें कि हमको सफल होना है तो होना है, चाहे जब होंगे लेकिन हम सफल होंगे, है ना। सामने आप लोगों का UPPCS की भी वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग UPPCS का फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। इसलिए क्योंकि UPPCS में भी इसकी प्रीलियम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे सारे प्रश्न आपको हम हिंदी विषय का करवा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आप TGT, PGT या वनडे एग्जाम, BEd एंट्रेंस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आप लोग करते रहिए, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होगा, है ना। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था तत्सम और तद्भव को, इनकी पहचान करने के लिए इसकी एक लिस्ट हम अपने ग्रुप में, जो ग्रुप बना हुआ है इस ग्रुप में हम डाल देंगे। आप लोग तत्सम और तद्भव को बढ़िया तरीके से छाट लीजिएगा, है ना। आइए हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। हम लोग चलते हैं संज्ञा सर्वनाम के आधार पर, फिर उसके बाद जो है संज्ञा सर्वनाम को पढ़ेंगे, फिर लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे वाक्य पर और फिर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे। इसी पोजीशन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा से। और संज्ञा से बार बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं और मैं आशा करूंगा कि आज संज्ञा पढ़ने के बाद, आज क्योंकि पहला क्लास होगा आपका संज्ञा का, और संज्ञा को पढ़ने के बाद मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग संज्ञा से आने वाला कोई भी प्रश्न मिस नहीं होने देंगे, है ना। और आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए इस बात से कि आपका जो प्रश्न आएगा, आप आने के बाद जब एग्जाम दे के आइएगा तो अब तो वीडियो डालना हूँ यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आप लोग इसको मिला लीजिएगा कि सर जी ने कहा था कि मेरा पढ़ाया हुआ जरूर आएगा, आया है कि नहीं आया है ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण अपने आप मिल जाता है, ठीक है। आइए चलिए आइए देखते हैं। और वैसे भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य के अंदर वो सारी क्षमताएं निहित है, बस करने की जरूरत है। और जब व्यक्ति करने लगता है तो एक दिन वह चरमोत्कर्ष पर जरूर पहुंचता है। उसको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, है ना। आइए हम लोग इसी सफलता के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं संज्ञा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके बाद हम लोग वाक्य, लिंग, वचन, कारक, वाक्य इसी तरह से क्रम में पढ़ेंगे। आइए देखिएगा संज्ञा क्या चीज होता है और संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके विच्छेद की बात करेंगे कि संज्ञा का अगर हम संधि विच्छेद करें, संज्ञा का क्या करते हैं, संधि विच्छेद अगर हम करें तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। और किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञान। श्याम धन ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में ज्ञा कहते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि क्ष, त्रा, ज्ञा, है ना, ये क्या कहलाता है, ज्ञा होता है। शुद्ध रूप से अगर हम इसका उच्चारण करें तो ज्या धन ज्ञा होता है। तो श्याम धन ज्ञान अर्थात क्या होता है, संज्ञा, है ना। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि संज्ञा में कौन सी संधि होगी तो आप बताएंगे एकदम स्पष्ट रूप से, है ना, कि श्याम धन ज्ञा। श्याम का इसमें माँ में हलंत लगा हुआ आता है, या क्या हो गया, व्यंजन हो गया। और ज्ञा भी, यानी जिसको हम लोग ज्ञा के रूप में बार बार बोलते हैं, है ना, शुद्ध इसका ज्ञा होता है। तो ज्ञा भी क्या है, इसका एक व्यंजन है। तो दोनों वर्ण व्यंजन होने के कारण यहाँ पर संधि कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। हम लोग प्राय जानते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर आते हैं तो व्यंजन होता है, तथा व्यंजन के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है, जिसको हमने बेहतरीन तरीके से आपको पहले ही बताया है और आगे के वीडियो में भी आपको देंगे, है ना।
तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा में कौन सी संधि है, तो आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुस्कुरा करके उत्तर दीजिए कि संज्ञा में कौन सी संधि होगी, संज्ञा में व्यंजन संधि होगी। यदि आपसे कभी पूछे कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप एकदम स्पष्ट रूप से कहिए कि समधन ज्ञा होगा, है ना। आइए, और अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्पष्ट रूप से हम लोग कहेंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, है ना, जिसके द्वारा हम किसी के नाम को जानते हैं। क्योंकि देखिए, ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, है ना, लगभग 84 लाख प्रकार की योनियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, यदि इनका नामकरण ना किया, जो लोग साइंस के छात्र होंगे या साइंस के छात्र रह चुके होंगे, वे सभी लोग जानते हैं। एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने जीवन में कि जैव विविधता, और जैव विविधता मैं समझता हूँ कि 9th से ही आपका शुरू है, हालांकि कक्षा 8-7 से ही होगा ये चैप्टर, लेकिन 9th में इसको विस्तृत तरीके से दिया गया है। और वहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया कि जीवधारियों का नामकरण किया गया। एक नामकरण पद्धति आई थी, कार्लस लिनियस इसको सबसे पहले इसको लाने का काम किए थे 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में इसको दिए थे, और वहीं पर द्विपद नाम पद्धति दिया था कि प्रत्येक जीव जातियों का नामकरण होना चाहिए, बिना नाम का हम किसी को नहीं पहचान सकते। तो स्वाभाविक रूप से इस पृथ्वी पर हम देखते हैं तो प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, है ना। सजीवों का भी नाम होता है, निर्जीवों का भी नाम होता है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इस पूरी पृथ्वी पर विद्वान समस्त जीव जातियों का जो हम नाम लेते हैं, वही नाम ही क्या कहलाता है, वही संज्ञा कहलाता है। ये जीव जातियां या तो सजीव हो सकती हैं या तो फिर क्या हो सकती है, निर्जीव। जैसे सूखी लकड़ी, है ना, सूखी लकड़ी निर्जीव है तो निर्जीव है, फिर भी हम उसको नाम देते हैं। सूखी लकड़ी से एक बढ़िया बेड बन करके तैयार हो जाता है, हम लोग उसको बेड का नाम देते हैं। एक बढ़िया मेज बन करके तैयार हो जाती है, उसको हम लोग सूखी लकड़ी की मेज को मेज का नाम दे देते हैं, है ना। फिर हम लकड़ी नहीं कहते उसको, फिर हम सूखी लकड़ी नहीं कहते, बल्कि उसका नाम बदल करके उसको मेज के नाम से बुलाते हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी मौजूद हैं, उन सबके कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं, और इन्हीं नामों को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इस बात को कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी स्थान का नाम हो, या इस संसार में विद्वान किसी प्राणी का नाम हो, किसी सजीव या निर्जीव वस्तु का नाम हो, समस्त चीजों के नाम को ही क्या कहा जाता है, तो समस्त चीजों के नाम को ही हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। आइए इसकी हम लोग परिभाषा को भी नोट करते हैं कि परिभाषा के रूप में इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, है ना। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग नोट करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। मैं पुनः एक बार इसको रिवाइज करवाना चाहूंगा आप लोगों के कि संधि विच्छेद अगर कहेंगे तो श्रम धन ज्ञा, संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रम धन ज्ञा हो जाएगा। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, नाम होता है। और परिभाषा की बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। आइए अब लोग चर्चा करेंगे संज्ञा के भेद कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है ना, जो हम लोग सामान्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार से हम लोग सामान्य रूप से इसकी अवधारणा देखते हैं। अगर हम लोग संपूर्ण की बात करें कि संपूर्ण संज्ञा कितनी होती है, तो देखिए प्राचीन समय में जब हिंदी साहित्य इतना ज्यादा विकसित नहीं था, तो लोगों ने संज्ञा को 2 प्रकार से बांटा था, है ना। देखिए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम लोग प्राचीन अवधारणा के आधार पर इसकी बात करें कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहेंगे इसको 2 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन सी होती है? तो दृश्य संज्ञा और दूसरी होती है अदृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञाएं वे होती हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु या ऐसा स्थान जिसको हम लोग देख सकते हैं। दृश्य का तात्पर्य ही होता है देखना। तो जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसका आवाज कर सकते हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है? दृश्य संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 4 संज्ञाओं को दृश्य संज्ञा के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए अदृश्य संज्ञा होती है। अदृश्य संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिसको हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं, है ना। जैसे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का तात्पर्य जैसे आंसू, है ना। आंसू आंखों से निकल रहा है, हम ये देख सकते हैं कि आंसू निकल रहा है, लेकिन आंसू किस चीज का है? खुशी का आंसू है कि दुख का आंसू है, किस चीज का आंसू है, ये हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं, है ना। बचपन, युवा अवस्था, सुख, दुख, ये आभास करने की चीजें हैं। इसको हम देख नहीं सकते, किसी के दुख को हम छू नहीं सकते, उसको केवल और केवल हम क्या करते हैं? आभास कर सकते हैं। तो ये चीजें अदृश्य होती हैं। जिसको हम केवल आभास कर सकते हैं वे चीजें क्या होती हैं? अदृश्य कहलाती हैं। तो इस तरह से प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था, है ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि दृश्य संज्ञा, दूसरी कहेंगे अदृश्य संज्ञा। कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दृश्य संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि दृश्य संज्ञा जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार में कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 4 प्रकार की होती हैं। अदृश्य संज्ञा केवल 1 प्रकार की होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए पूरा लेक्चर हमारा, उसके बाद आप लोगों को हम एक एक पॉइंट खूब अच्छे तरीके से नोट करवा देंगे। बढ़िया से आप लोग नोट बना लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो आप लोग मतलब अच्छा लगे उसको कर दीजिए। इसके साथ यदि हम लोग बात करें कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, देखिए प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, बहुत ही सरल और सुस्तम तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंडित की जो है आज पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसको कितने भागों में बांटा था संज्ञा को? तो देखिए 3 भागों में बांटा है। और यही अगर संज्ञा का कभी मुख्य भेद पूछा जाए आपसे कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि संज्ञा के मुख्यतः केवल 3 ही भेद होते हैं। और 3 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा उन्होंने बताया भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कभी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि संज्ञा के प्रमुख कितने भेद होते हैं, तो आप 3 ही बताएंगे। और वहीं पर अगर पूछा जाए कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कुल कितने भेदों का वर्णन किया है, तो आप स्पष्ट रूप से बताएंगे कि 3 भेद का, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, देखिए एक प्रश्न यहाँ से ही बनेगा आपका कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, है ना। 5 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा और 5वां होता है समूहवाचक संज्ञा। फिर से एक बार सुन लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और 5वां क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की हमारी कुल संज्ञा होती हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि रचना या बनावट के आधार पर, देखिए एक संज्ञा भी होती है, रचना और बनावट के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। मैं आपको सबसे बढ़िया ट्रिक बता दूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं जब आपसे भेद पूछा जाए। आप याद रखिएगा संज्ञा हमेशा 3-5 करती है। संज्ञा हमेशा 3-5 करती है। 3-5 का मतलब होता है 3 और 5। संज्ञा के 2 ही प्रकार के भेद हैं, कुल भेदों की संख्या 5, और अगर उस तरह से पूछे तो 3, है ना। मुख्य भेद 3, कुल भेद 5, संज्ञा में 3-5, संज्ञा में 3-5, है ना सरल। आइए हम लोग सबसे पहले इनके भेद को नोट कर लें कि कितने प्रकार के भेद होते हैं, फिर हम एक एक भेद पर एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा के भेद, आइए देखते हैं संज्ञा के भेद। क्योंकि दिन भर हम लोग क्लास लेते हैं तो थोड़ा शाम तक आइए, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। आइए देखिएगा संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए
और आप लोग अगर मेहनत करेंगे, जिस दिन आप लोग सफल होंगे उस दिन अपनी ये जो मेहनत होती है ना, जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, उस दिन पता चलता है कि आज हमारी मेहनत सफल हुई है। जब हम ये सुनते हैं आप लोगों से कि आप लोग आकर कहते हैं कि सर जी मैं तो सफल हो गया, मुझको सफलता मिल गई। अब वास्तव में कह रहा हूँ, मैं अपने हृदय की इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों से कि वास्तव में माता पिता और संपूर्ण समाज से ज्यादा अगर किसी को खुशी मिलती है तो एक अध्यापक, एक शिक्षक को मिलती है, जब उसको पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ, मुझसे जुड़ा हुआ मेरा शिष्य, मेरा एक सदस्य आज सफल हो गया, तो अपार खुशी होती है। तो मैं अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि आप लोग मुझसे कई गुना अधिक मेहनत कर दें और सफल होकर के दिखाएं, ताकि मैं जिसकी सोच आप लोगों के लिए रख रहा हूँ आप लोग कहीं उससे ऊंचा सफल होकर के दिखा दें। बस ये दिली इच्छा है। उसी दिन मेहनत हमारी सफल हो जाएगी जिस दिन मैं ये सुनूंगा कि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में है। ठीक, आइए संज्ञा के भेद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन अवधारणा के आधार पर। प्राचीन अवधारणा के आधार पर, प्राचीन अवधारणा के आधार पर यदि हम लोग बात करें कि प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये पहला होता है दृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञा पहला, और दूसरा क्या होता है? आदृश्य संज्ञा। आदृश्य संज्ञा। यदि हम लोग बात करें कि दृश्य संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से याद करिए कि दृश्य संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? तो 4 भेद होते हैं दृश्य संज्ञा के, 5वां भेद अदृश्य का होता है। तो इसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना? तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा अगर बात करेंगे तो चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना? तो कुल मिलाकर के इसके कितने भेद हुए, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और चौथा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। आदृश्य संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो केवल एक भेद होता है, और वह भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आदृश्य संज्ञा का केवल एक भेद होता है, भाववाचक संज्ञा, जबकि दृश्य संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और चौथा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आप लोग इसको फट से नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। आइए इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ठीक, आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो ये थे आपके प्राचीन अवधारणा के आधार पर भेद। हम इसका पूरा इसको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा परिभाषित करेंगे। आप लोग फिलहाल इसको पहले नोट कीजिए, है ना? आइए देखिए आगे। ये तो थे प्राचीन अवधारणा के पर आधारित भेद। यदि हम लोग बात करें संज्ञा के कुल भेद, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कुल भेद, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि 5 होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुनः इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुनः इसके बाद फिर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पुनः इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पुनः इसके बाद
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और पांचवी होती है समूहवाचक संज्ञा। देखिए बड़ा ही सूक्ष्म उत्तर पूछा जाता है इसका, बड़े ही सरल तरीके से पूछा जाएगा कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 3, 5, 4 इस तरह से रहेगा। तो अगर कुल भेद की बात की जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल भेदों की संख्या 5 होती है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगती हो। आइए आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के, यहां पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, संज्ञा के, तो आप कहेंगे 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। यदि इसी प्रश्न को हटा करके आपसे प्रश्न किया जाए कि संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं, तो भी आप क्या कहिएगा कि प्रमुख भेद इसके 3 ही हैं। तो संज्ञा के प्रमुख भेद की बात की जाए तो प्रमुख भेद भी 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। यदि पूछा जाए कि कुल कितने भेद हैं, तो आप 5 बताएंगे। यदि पूछे कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो इसके कुल 3 भेद हैं। आइए इसका एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा इसको, कि यदि आपसे पूछा जाए कि मूल संज्ञा के कितने भेद हैं, बहुत बेहतरीन बात याद आ गई मुझको। यदि आपसे पूछे कि मूल संज्ञा कितनी है, मूल संज्ञा, तो आप ध्यान रखिएगा कि मूल संज्ञा भी कितनी होती हैं, 3 ही होती है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्रमुख पूछे, मूल पूछे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे, तो तीनों ही परिस्थितियों में आपका उत्तर केवल कितना होगा, 3 होगा। मैंने आपको निचोड़ बता दिया कि आप 3-5 करते रहिए, संज्ञा का भेद आपका गलत नहीं होगा, है ना। प्राचीन अवधारणा का जल्दी पूछता नहीं है, ये सब टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। बाकी परीक्षाओं में आप लोग केवल 3-5 करते रहिए, संज्ञा आपकी कभी गलत नहीं होगी। याद रखिएगा, कुल पूछेगा तो 5, बाकी पूछेगा तो 3। आइए, है ना। तो प्रमुख भेद कितने होते हैं, 3। मूल संज्ञा कितनी होती है, 3। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने होते हैं, 3। आइए एक और मैं बताता हूँ, उसमें भी कितने होते हैं, 3। यदि आपसे पूछे कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, है ना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रचना के आधार पर, या प्रश्न हो आपका बनावट के आधार पर, या आपसे प्रश्न पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, या प्रश्न पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, तो प्रत्येक दशा में आप क्या बताएंगे, 3 होती है रूढ़ संज्ञा, दूसरी होती है यौगिक संज्ञा और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा, है ना, योग रूढ़ संज्ञा। तो कुल मिलाकर के इसके कितने भेद हुए, 3। मैंने कहा ना कि बस प्राचीन को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को, नए बातों में 3-5 करते रहिए। जितना ही 3-5 करेंगे, 3-5 में आपका उत्तर नहीं गलत होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, संज्ञा के 3 और 5 भेद हैं, कुल भेद 5, बाकी किसी के अनुसार पूछ ले 3 भेद है ना। रचना बनावट के आधार पर पूछे 3 भेद, मूल संज्ञा के आधार पर पूछे 3 भेद, अन्य किसी भी आधार पर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपका एक ही उत्तर होगा कि कुल मिलाकर के इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत भी करते हैं। प्राचीन अवधारणा के बाद फिर हम लोग इसी का नंबर लगाएंगे। प्राचीन अवधारणा में केवल आपको प्रकार याद रखना है, बाकी जब मैं कुल संज्ञा पढ़ाऊंगा आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो कुल संज्ञाओं के भेद में बाकी भेद आ जाएंगे। इसलिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञा होती है, रूढ़ का तात्पर्य होता है जिसका विखंडन ना किया जा सके, जिसको किसी प्रकार से तोड़ा ना जा सके, है ना। तो रूढ़, हम लोग कह सकते हैं कि रूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिसका किसी भी परिस्थिति में यदि हम उसका विखंडन कर दें तो शाब्दिक अर्थ
उसका बिगड़ जाता है, या हम लोग स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि किसी शब्द का विखंडन करने पर यदि वह शब्द निरर्थक हो जाता है तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ कहते हैं, है ना। किसी भी शब्द का यदि विखंडन कर दिया जाए तो वह अर्थ देते हुए भी निरर्थक हो जाता है, अर्थात उसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम लोग राम कह दें, राम को अगर रा अलग कर दें, माँ अलग कर दें, तो आपका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएगा शब्द। तो रूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनका हम विखंडन नहीं कर सकते, जैसे आज, कल, परसों, राम, सीता, श्याम, मोहन, है ना, इनका कभी विखंडन नहीं किया जा सकता। ऐसी संज्ञाएं या ऐसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे नाम जो है रूढ़ संज्ञा कही जाती है। ठीक है। योग रूढ़ संज्ञा या यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए, यौगिक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनका विखंडन कर देने पर दो अलग अलग शब्दों में बढ़ जाते हैं तथा दोनों शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं, ऐसे को हम लोग यौगिक संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यौगिक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनका विखंडन कर देने पर प्रत्येक शब्द अपना अपना अर्थ प्रदान करता है, ऐसी संज्ञा को यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमधन आलय, हिम शब्द का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर, है ना, दोनों ने अपना अपना अर्थ दे दिया। ठीक वहीं पर जैसे हम लोग पुस्तकालय कह दें, स्नान घर कह दें, रथ चालक कह दें, घोड़ा गाड़ी कह दें, तो इस तरह से जब, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी शब्द विखंडन कर देने पर अपना अपना अर्थ प्रदान करने लगे तो उसे हम लोग यौगिक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आइए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनका विखंडन कर देने पर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करने लगते हैं, तो ऐसी संज्ञा को हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि योग रूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनका विखंडन कर देने पर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर दे। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण जो होते हैं वे सब योग रूढ़ होते हैं। जैसे जलज, जल धन जा, जल धन जा का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कौन, कमल। जल का मतलब होता है जल में, जा का मतलब होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो जल से उत्पन्न या जल में उत्पन्न अर्थात क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब, नील का मतलब नीला है, कंठ का मतलब होता है कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव जी। लंबोदर, लंब धन उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात जिसका पेट बड़ा, किसकी ओर संकेत कर दिया, संकेत कर दिया जो है गणेश जी के ऊपर। मृत्युंजय, मृत्यु को मृत्युंजय, अर्थात मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को कौन जीतने वाला, अर्थात शिव जी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि योग रूढ़ में समस्त बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, तो वे सभी के सभी योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। आज आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप लोगों को इसको हम भली बात तरीके से नोट करवा देंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।